सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिलीट 4th सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अधलघु क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 61 से। ये आपके राजन सीरीज के प्रश्न है। राजन सीरीज के प्रश्नों में फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को भी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर क्लासेस को अटेंड कर लीजिए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो हम सभी को पता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गांव में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जल करके मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। पहले ही मैंने बताया, गांधी जी जब भी कोई भी आंदोलन करते थे तो उनका बस एक ही उद्देश्य था कि हम अहिंसा से इस लड़ाई को जीतेंगे, हिंसा से नहीं जीतेंगे। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो जगह है गोरखपुर में, वहां पर जो पुलिस है, सबसे पहले तो पुलिस ने ही सारे काम खराब किए। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। लोग आराम से, कोई जनसभा कर रहा है, कोई बिना किसी हिंसा के, तो उसको आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस पर आप उस भीड़ पर गोली नहीं चला सकते। और जब पुलिस वालों ने गोलियां चलाई और उसके परिणाम क्या हुआ, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी तो उनका जो गोला बारूद था वो खत्म हो गया, यानी कि गोलियां खत्म हो गई। तो पुलिस वालों ने क्या किया, अपने आप को थाने में बंद कर लिया। और भीड़ पहले से गुस्साई थी, क्योंकि पुलिस वाले कौन थे, अंग्रेज थे। उन्होंने गोलियां चलाई थी। और उन्होंने क्या किया, भीड़ वालों ने क्या किया, भीड़ के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर यहाँ पूरे के पूरे थाने में ही चारों तरफ से आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिस वाले जल करके मर गए। ठीक है। और इस वजह से गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन क्या था? इसमें हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की कोई मदद नहीं करनी है, अंग्रेजों के बनाए गए कोई सामान नहीं यूज करने हैं, अंग्रेजों के बनाए गए कोई कपड़े नहीं यूज करने हैं। पूरी तरीके से इनका बहिष्कार करना है। यही था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 62 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? और तो देखिए यहाँ पर क्या थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में पहला है, नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। फिर है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। गांधी जी ने गांव में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गांव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वालों से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था? यहीं से सारी चीजें गड़बड़ हुई थी। जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ा है, उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल के बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं और इन्होंने ही देश का बंटवारा करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 64 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और लाहौर में एक जुलूस निकाला था। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उन पर घातक लाठी प्रहार करवाए, जिसके कारण 7 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? तो पहला है, मतदान का अधिकार, सभी को वोट का अधिकार है, 18 वर्ष से ऊपर के जो भी हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। विविधता में एकता का नारा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। क्वेश्चन नंबर 66 है, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसके कार्य बताइए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही है यूनेस्को का फुल फॉर्म। इसके कार्य क्या हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी कि एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायु धाराएं। क्वेश्चन नंबर 69 है,
प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं, तो जिसका हमें कोई पहले से पता नहीं होता है, कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई आभास नहीं होता हमको इन घटनाओं का, जैसे कि बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, भूस्खलन हुआ, भूकंप हुआ, समुद्री तूफान तथा लहरें। ये सब कौन करता है? प्रकृति यानी कि नेचर। क्वेश्चन नंबर 70 है, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हैरिकेन, टाइफून, बिली बिलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर आदि। क्वेश्चन नंबर 71 है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली दो घातक बीमारियों के नाम बताइए? तो त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 72 है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? तो मिट्टी का उपयोग हम सभी को पता है, मिट्टी के बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल पैदा करने के लिए मिट्टी की ही जरूरत होती है। मिट्टी में ही सारी फसलें होती हैं, चाहे फूल हो, पौधे हो, पेड़ पौधे हो, सब मिट्टी में ही उगते हैं। सीमेंट बनाने में भी और ईंट बनाने में भी हम मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी या रेणुका नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनों उन्मूलन जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हम वनों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, उसकी वजह से क्या परिवर्तन हो रहा है? तो वनों उन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। कहीं ना कहीं इससे हमारा जो पृथ्वी है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं है, हमारी सेहत के लिए भी नहीं अच्छा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर, भारत का राज्य चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक की लॉट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि सबसे बड़ी जो नदी है, यानी कि जिसकी लंबाई सबसे अधिक है, पहले उसको लिखेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। फिर उसके बाद गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। फिर कर्णाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। फिर चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर है। फिर गोमती नदी है, इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। फिर है रामगंगा नदी और इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। फिर राप्ती नदी, इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। और फिर बेतवा नदी, इसकी लंबाई 590 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप घटते हुए क्रम में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2022 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अतलग उत्तरी, यहाँ पर आप सबके सब प्रश्नों को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेद विद्या को जन जन में प्रचारित करने का है। तभी तो आर्य समाज का जो नारा था या लोगो था वो था, वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो कि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, वो भी इस आर्य समाज का एक प्रमुख रूप से ग्रंथ है। और आर्य समाज की स्थापना ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, आप सभी को पता होगा अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा है। सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 है, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो सांप्रदायिकता का मुख्य कारण छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो अभी आपने देखा है कि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास हुआ था, या गोरखपुर जिले में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 है, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1904 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द आदि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, आतंकवाद क्या है? लोगों को अपने वश में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयोग करना ही आतंकवाद कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ताज होटल पे हमला हुआ था 2008 में। इसके अलावा हमारे संसद भवन पर भी हमला हुआ था। तो यहाँ पर जो आतंकवाद है, ये लोग कोशिश करते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लोगों की जान लेते हैं, हिंसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? भू मतलब पृथ्वी, स्खलन मतलब खिसकना। तो धरातली हलचलों जैसे कि पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा एवं बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है।
मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने अथवा पानी के पादपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख दो विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है, यानी कि कौन कौन से ऐसे खनिज संसाधन हैं या अनाज है जो हम आयात करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में मंगाते हैं। तो मुख्य रूप से कोयला है, प्याज है, दलहन मतलब दालें हैं, तिलहन तथा तिलहन का आयात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो हर्ष कोविट्स के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रूसी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावास्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 88 है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था। तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। क्वेश्चन नंबर 89 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं। तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाते हैं, ऑलरेडी हम सभी को पता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 91 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो दोनों सदन अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो उसका सत्रावसान या उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछता है। तो ललितपुर जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ठीक है, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है। बांध परियोजना का नाम भी लिखिए। तो हम सभी को पता है रिहंद बांध परियोजना हमारे उत्तर प्रदेश में है और कहाँ किस जिले में स्थित है, सोनभद्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 है, जैव विविधता किसे कहते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या ही जैव विविधता कहलाती है। अलग अलग, जैसे कि आप देखिए राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं, सब जगह ऊंट नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हाथी भी अलग अलग जगहों पर ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आप देखिए अलग अलग प्रकार की जैव विविधता हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक्य से आशय देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है, यानी कि जितना खाने का सामान नहीं है उससे ज्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 97, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो A इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये है। और ये सिग्मा का मतलब होता है सम, होल का सम। क्वेश्चन नंबर 98 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण बताइए। तो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे अंग्रेज। अंग्रेज चूंकि ईसाई धर्म के थे तो वो लोग ईसाई धर्म का ही प्रचार कर रहे थे। जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करवा रहे थे, जो कि हमारे देश के सैनिकों ने उसको करने से मना कर दिया था। और इसी वजह से 1857 की क्रांति की शुरुआत ही हुई थी। आप सभी को पता है मंगल पांडे ने एक अंग्रेज को गोली मार दी जिससे उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और 10 अप्रैल 1857 से पूरी क्रांति स्टार्ट हो गई थी। भेदभाव की नीति थी। अंग्रेज हमारे देश के जो हमारे सैनिक थे या जो हमारे देश के लोग सैनिक में भर्ती होते थे उनको सैलरी कम देते थे और अंग्रेजों को सैलरी ज्यादा देते थे, तो वो भेदभाव करते थे। कुटीर उद्योग धंधों का उन्होंने विनाश कर दिया था, तो ये सब चीजें थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, रानी अवंतीबाई कौन थी। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी। तो वो आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी एनी बेसेंट, आयरलैंड की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 101 है, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई और इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत यानी कि दांडी यात्रा निकाली गई थी और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके इसको तोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 103 है, मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता लिखिए। तो इसमें ऋतुओं में बदलाव के अनुसार जलवायु दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में
बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात क्या है? तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। ठीक है, यानी कि 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं, जो कि कम है। क्वेश्चन नंबर 105 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। जब जनसंख्या गिनी जाएगी या फिर जब जनगणना होगी तो हम चाइना को पिछाड़ देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर चीन को ही दर्शाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज जब आ जाएगी तब हम लिखेंगे। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अभी भी हम चीन को ही यहाँ पर नंबर 1 रखेंगे। जब ऑफिशियल आ जाएगी जानकारी, जब एक बार जनगणना हो जाएगी फिर से हमारे देश की, तब हम यहाँ पर किसको रखेंगे? अपने देश को रखेंगे। तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न राज्यों में जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? या सबसे कम जनसंख्या घनत्व किन राज्य में है? किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि सबसे कम लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना है? तो 68.8%, यानी कि 69% लोग गाँव में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो केरल में ही। क्वेश्चन नंबर 112 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 943 है, प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है। क्वेश्चन नंबर 114 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73 है। स्त्रियों की साक्षरता 64.6% है और पुरुषों की साक्षरता 90.8% है। क्वेश्चन नंबर 115 है, जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब की गई थी? तो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? अभी आपने देखा है किसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 119 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो सन 1789 में अमेरिकन कर्नल हेनरी अलकार्ट एवं रूसी महिला ब्लावेट्स्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन है? दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और इसके जो संस्थापक है वो है आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पर रहेगा आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 121 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी और 2016 में इसकी 100वीं सालगिरह मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 122 है, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। क्वेश्चन नंबर 124 है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? इसके क्या कारण थे? तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके मुख्यतः 2 कारण थे। पहला था ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करना, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 125 है, साइमन कमीशन क्या था? इसका विरोध क्यों किया गया? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, क्योंकि इस कमीशन में एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था, सबके सब अंग्रेज थे। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था, क्योंकि इसमें केवल अंग्रेज थे और अंग्रेजों की ही फायदे की बात करते वो लोग। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी, फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर 1928 को
लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 126 है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, इसके अलावा हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 127 है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर देखिए बताया नहीं गया किस तरीके से उन्होंने एक अंग्रेज सैनिक को गोली मार दी थी। इसके कारण 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 128 है, 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाले सैनिक कौन थे? तो मंगल पांडे थे। 2 अधिकारियों को उन्होंने मारा था। क्वेश्चन नंबर 129 है, बहादुर शाह जफर कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 131 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अड्यार यानी कि चेन्नई में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी यानी कि आयरलैंड की थी, जो 1893 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 132 है, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए और इसकी रचना किसने की? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश और इसको लिखा किसने था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना ही इन्होंने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 133 है, उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। और इस तरीके से आपके सारे के सारे अतलग उत्तरी प्रश्न आपके राजन सीरीज के यहाँ पर समाप्त होते हैं। पवन सीरीज के भी अतलग उत्तरी प्रश्नों को हम देखेंगे और इस तरीके से आपके सारे के सारे विषयों को यहाँ पर मैं पढ़ा के खत्म कर दे रही हूँ। दोस्तों आप सारे विषयों को देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स आप चेक करते रहिए, सारे विषयों की पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व अकेडमी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आपको हम सारी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं, तो आप लोग प्लीज मैसेज करिए, कॉल करिए, कोई समस्या हो हमसे पूछिए। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।